Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is National Framework for Climate Service. तो हम जानेंगे जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस है इसके बारे में. इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट नेशनल लेवल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज known as the National Framework for Climate Services led by India Meteorological Department IMD. भारत जो है वो लॉन्च करने जा रहा है पहला नेशनल लेवल फ्रेमवर्क को क्लाइमेट सर्विसेज के लिए, जिसको कहा जाएगा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज. इसको लेड किया जा रहा है भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा. The NFCS aims to provide climate information and services to various sectors, including agriculture, energy, disaster management, health and water, to help them make informed decision and mitigate climate risk. जो आपका NFCS है, इसका मकसद है कि ये प्रोवाइड करे क्लाइमेट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को अलग अलग सेक्टर के लिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वाटर, ताकि मदद किया जा सके इन्फॉर्म डिसीजन लेने में और आपका मिटिगेट करने में क्लाइमेट रिस्क को. जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है, यह बेस्ड है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के ऊपर. इसका फोकस है कि जनरेट किया जाए हाई क्वालिटी क्लाइमेट डाटा को और इंफॉर्मेशन को, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो इंक्लूड करेगा एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ, वाटर और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को. The need for NFCS arises from the gap in weather and climate data across India, particularly in the Himalayan region and ocean, limiting the IMD ability to make long-term climate prediction. और जो आवश्यकता पड़ी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की, ये अराइज हुआ तो जो गैप हुआ था आपका वेदर और क्लाइमेट डाटा का अक्रॉस इंडिया को लेके और मेनली हिमालयन रीजन और ओशियन को लेके, ये लिमिट कर रहा था आईएमडी के एबिलिटी को एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन करने में. इसका क्या बेनिफिट होगा? The NFCS aims to strengthen the observational network, improve data collection and run weather and climate model to provide tailored climate data and information. ये जो आपका NFCS है, इसका मकसद है कि मजबूत किया जाए ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को, इम्प्रूव किया जाए डाटा कलेक्शन को और रन किया जाए वेदर एंड क्लाइमेट मॉडल को, जो कि प्रोवाइड करेगा टेलर क्लाइमेट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को. This information will support preparation for new climate condition and adaptation to their impact on various aspects of society, such as water supply, health, agriculture infrastructure and energy generation. और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सपोर्ट करेगा प्रिपरेशन को, जो नया क्लाइमेट कंडीशन और एडेप्टेशन है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी का, जैसे कि वाटर सप्लायर हो गया, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जनरेशन को. Countries like Switzerland, China, Germany and the United Kingdom have already launched their NFCS, while several others are in advanced stage of implementation. और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने पहले ही लॉन्च कर दिया है एनएफसीएस को, जबकि बहुत सारी अदर कंट्री जो है वो एडवांस स्टेज में है इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केस मोरक्को. तो हम जानेंगे मोरक्को के बारे में क्यों न्यूज पे आया इसके बारे में, और इसका मैप बेस्ड लोकेशन भी देखेंगे ताकि मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो हमें दिक्कत ना हो. The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank has convened in Marrakech, Morocco, making their first annual meeting on African soil in half a century. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कन्वेंट किया मार्केच मोरक्को पे, जो कि पहला एनुअल मीटिंग है अफ्रीकन सॉइल पे हाफ ए सेंचुरी के दौरान. This meeting traditionally held outside their Washington headquarters every 3 years, were initially scheduled for 2021 but were postponed twice due to COVID-19 pandemic. ये जो मीटिंग था ये ट्रेडिशनली आपका होता है आउटसाइड वाशिंगटन के हेडक्वार्टर के हर एक 3 साल पे, लेकिन इनिशियली इसको शेड्यूल तो 2021 के लिए किया गया था, लेकिन बाद में पोस्टपोन किया गया 2 बार कोविड-19 पैंडेमिक के कारण. डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस सच एज रिसेंट अर्थक्वेक इन द रीजन, द मोरक्को गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द इवेंट. अब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसको, जैसे कि अभी हाल ही का अर्थक्वेक हो गया इस रीजन पे, उसके बावजूद भी जो मोरक्कन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोसीड करेंगे इस इवेंट को. Morocco, a North African country bordering the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, is distinguished by its Berber, Arabian and European cultural influence. और जो मोरक्को जो कि आपका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, जो कि बॉर्डर करता है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को, इसको डिस्टिंग किया जा सकता है इसके बर्बर, अरेबियन और यूरोपियन कल्चरल इन्फ्लुएंस के कारण. आप यहाँ पे इसके लोकेशन को देख सकते हैं मोरक्को का, कहाँ पे आपका कौन सा बताया गया सी के बारे में, जो जिससे ये बाउंडेड है, वो भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. ये आपको मेमोराइज होना चाहिए.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक क्लॉडिया गोल्डिन। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक का वो किनको दिया गया है? तो क्लॉडिया गोल्डिन को। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, इस प्राइज के बारे में भी और इसके रिलेटेड फैक्ट को भी समझेंगे। क्लॉडिया गोल्डिन, अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हैज बीन अवॉर्डेड द सेवियर Blackburn Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel for 2023, also known as the Nobel Prize in Economics for her contribution to understanding women labor market outcome। जो क्लोडिया ग्लोबिन है, जो कि प्रोफेसर है इकोनॉमिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे, उनको दिया गया है सर्वेजेस रिस्पक्स प्राइज इकोनॉमिक साइंस के लिए, जो मेमोरी है अल्फ्रेड नोबेल के 2023 पे, जिसको कि हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक भी कहते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने समझा है वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स को। She is only the third woman to receive this honor since its inception in 1969। और ये तीसरी वुमेन है जिसको ये ऑनर दिया जा रहा है, जब से ये दिया जा रहा है 1969 से, उसके बाद से। The article can be read on continuation of article। क्लॉडिया गोल्डिन के बारे में हम जान ले। Claudia was born in Newark in 1946 and completed her PhD program in the University of Chicago in 1972। She is known for her pioneering research into women roles in the economy with a focus on historical data from the United States। जो क्लॉडिया है उसका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था 1946 में। उन्होंने कंप्लीट किया था अपने पीएचडी को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 1972 पे। वो जानी जाती है अपने पायनियरिंग रिसर्च को लेके, जो वुमेन का रोल है इकोनॉमी के लिए, जिसका फोकस है हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर यूनाइटेड स्टेट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल फैक्ट है जो कि इनसे रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमी का क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पहले हम जान लें। जो गोल्डिया रिसर्च चैलेंज द बिलीव दैट वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज ऑलवेज इंक्रीज विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। शी लुक्ड एट हिस्टोरिकल डाटा स्पैनिंग 200 ईयर एंड फाउंड दैट वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेरीड। जो गोल्डन का जो रिसर्च था आपका, उसने चैलेंज किया जो ये मानना था कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ये हमेशा बढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। उन्होंने देखा है जो हिस्टोरिकल डाटा जो कि आपका 200 ईयर्स का टाइम फ्रेम का है उसमें, और उन्होंने पाया है कि जो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ये वेरी किया है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर वुमेन वर्क इन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले बहुत सारी वुमेन जो थी वो काम करती थी एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो वर्क हुआ वो शिफ्ट हुआ फैक्ट्री पे। इसने लिमिट कर दिया वुमेन के अपॉर्चुनिटी को वर्क करने का जो आउटसाइड उनके होम का होता है। गोल्डन रिसर्च रिवील अ यू शेप curve in the female labor force participation over time influenced by structural changes and evolving social norm। और जो गोल्डन का रिसर्च है इसने रिवील किया है एक यू शेप कर्व को, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेकर समय के साथ, जिसपे प्रभाव जो है स्ट्रक्चरल चेंज और इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स का देखा जा सकता है। मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो गोल्डन वर्क हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ मैरिज ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट। जो गोल्डन का वर्क है ये हाईलाइट कर रहा है जो प्रभाव पड़ रहा है मैरिज का वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मैरिज बार लेजिस्लेशन ओवर रेस्ट्रिक्टेड मैरिज वुमेन फ्रॉम सर्टेन प्रोफेशन। जो मैरिज है ये रोकता है, जो लेजिस्लेशन है ये कुछ मैरिज वुमेन को कुछ टाइप का प्रोफेशन को करने से। वुमेन कैरियर डिसीजन वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन देयर मदर एक्सपीरियंस। और वुमेन का जो कैरियर के डिसीजन है इसमें प्रभाव दिखा जा सकता है जो एक्सपेक्टेशन है जो कि बेस्ड है मदर के एक्सपीरियंस के ऊपर। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की अगर हम बात करें, द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन 1960 अलाउड वुमेन टू प्लान कैरियर एंड मदरहुड। जो अवेलेबिलिटी था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का 1960 पे समय पे, ये अलाउड करता था वुमेन को कि वो प्लान कर सकते हैं अपने कैरियर और मदरहुड को। दिस लेड टू ग्रेटर एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फील्ड लाइक लॉ, इकोनॉमिक एंड मेडिसिन। और इसके कारण ग्रेटर एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटी मिला जो लॉ, इकोनॉमिक और मेडिसिन का फील्ड है। इस फील्ड पे जेंडर बेस्ड पे गैप, और जो जेंडर बेस्ड पे गैप है, डिस्पाइट प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड कैरियर चॉइस द जेंडर बेस्ड पे गैप परसिस्टेड। जो प्रोग्रेस देखा गया एजुकेशन या कैरियर चॉइसेस में, उसके बावजूद भी जो जेंडर बेस्ड पे गैप है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। द पे गैप फॉर वुमेन वाइडन आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। और जो पे गैप है वुमेन के लिए ये और ज्यादा बढ़ जाता है जब बर्थ हो जाता है पहले चाइल्ड का। वुमेन फेस लोअर कैरियर एडवांसमेंट एंड लोअर अर्निंग कंपेयर टू मेन इवन विद देयर सिमिलर एजुकेशन एंड प्रोफेशन। और वुमेन को सामना करना पड़ता है लोअर कैरियर एडवांसमेंट का और लोअर अर्निंग का कंपेयर किया जाए अगर मेन से, तो जबकि सिमिलर एजुकेशन और प्रोफेशन वुमेन के पास है उसके बावजूद भी। सिग्निफिकेंस ऑफ हर वर्क, क्या महत्व है इनके वर्क का? क्लॉडिया गोल्डन वर्क हैज शेड लाइट ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट जेंडर डिफरेंस इन द लेबर मार्केट, एजुकेशन, मैरिज एंड पेरेंटहुड। Golden research has provided valuable insight for policymaker and society, helping to address barriers to women participation in the labor market।
जो क्लॉडिया गोल्डिन का वर्क है ये प्रकाश डाल रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर डिफरेंस को लेकर लेबर मार्केट, एजुकेशन, मैरिज और पेरेंटहुड के लिए। गोल्डन रिसर्च ने प्रोवाइड किया है एक वैल्यूएबल डाटा को पॉलिसी मेकर और सोसाइटी के लिए, जो कि मदद करेगा एड्रेस करने में जो भी बैरियर है वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर लेबर मार्केट में। While our research focused on the US, its finding have broadened applicability, providing valuable insight into labor market dynamic in many countries. जो उनका रिसर्च है उसका फोकस जो था मेनली यूएस के ऊपर था, लेकिन इसका जो फाइंडिंग है इसका ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी है, ये प्रोवाइड कर रहा है एक वैल्यूएबल इंसाइट को लेबर मार्केट डायनेमिक को लेकर अलग अलग कंट्रीज के लिए। 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, जो 2022 का नोबेल प्राइज इकोनॉमी में दिया गया वो भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हम जान लें। 2022 का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमी का ये दिया गया था बेन एस बेर्नेके को, डॉग डब्ल्यू डिवाइमेंट एंड फिलिप्स डाइब्रिप को, जो उनका रिसर्च था बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर। इसलिए साथ साथ जो अदर प्राइजेस है, जो इकोनॉमिक अवार्ड है इसको नहीं स्टैब्लिश किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जो विल था 1895 का, लेकिन जो स्वेडिश सेंट्रल बैंक है उनके मेमोरी पे जो पहले विनर थे उनको सिलेक्ट किया गया था 1969 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। The Pacific Asia Travel Association (PATA) is partnering with India to expand the Travel for Life lifestyle of the planet for the planet and by the planet initiative across the Asia Pacific region. तो जब का पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है पाटा, उसने पार्टनरशिप किया है भारत के साथ ताकि एक्सपेंड किया जा सके ट्रेवल फॉर लाइफ लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट इनिशिएटिव को अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है भारत की वो स्टैब्लिश करेगी पाटा डेस्क को ताकि इनहेंस किया जा सके एंगेजमेंट को पाटा रिगार्डिंग ट्रेवल फॉर लाइफ के लिए और जो अदर टूरिज्म रिलेटेड कोऑपरेशन है ट्रेवल फॉर लाइफ। ये जो आपका सेक्टोरल प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भारत में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड टूरिज्म के दौरान। मकसद क्या है इस इनिशिएटिव का? ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि लाया जाए बिहेवियर चेंज को दोनों ही टूरिस्ट और टूरिस्ट के बिजनेस के ऊपर। इसका फोकस है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो कल्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जो प्रोग्राम है ये इनकरेज कर रहा है टूरिस्ट बिजनेसेस को कि वो अडॉप्ट करे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और अर्न करे सर्टिफिकेट लेवल को। 8 थीम है ट्रेवल फॉर लाइफ के, वो 8 थीम क्या क्या है? सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, empower local business and community, respect local culture and heritage, कंज्यूम लोकल फूड, कंजर्व नेचर। ये एक थीम है आपके ट्रेवल फॉर लाइफ के लिए। पाटा के बारे में भी हम जान लें। इट वॉज फाउंडेड इन 1951 एंड इट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप बेस्ड एसोसिएशन दैट प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म इन द एशिया पैसिफिक रीजन। पाटा जो है इसको फाउंड किया गया था 1951 में। ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप एसोसिएशन है जो कि प्रमोट कर रहा है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को ट्रेवल और टूरिज्म के लिए एशिया पैसिफिक रीजन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो दर्शाया गया है, जो मेंशन लाइफ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 पे। ये आपका ग्लोबल मूवमेंट इनिशिएटिव है भारत के द्वारा। ये प्रमोट कर रहा है एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? ताकि एड्रेस किया जा सके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को और क्लाइमेट चेंज को इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे। मकसद क्या है इसका? तो इसका मकसद है रिप्लेस किया जाए माइंडलेस कंजम्पशन को माइंडफुल यूटिलाइजेशन के साथ और इनकरेज किया जा सके इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन ले अपने लाइफ टाइम में। अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये फोकस कर रहा है इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर, को क्रिएट कर रहा है ग्लोबली, लिवरेज कर रहा है लोकल कल्चर को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रमोट किया जाए एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को, नर्च किया जाए इंडिविजुअल को कि वो जो है क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन ले और क्रिएट किया जाए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रो प्लैनेट पीपल P3 को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रमोट करना सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को। ये इनकरेज करा है इंडिविजुअल को कि वो उपयोग करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कार पूलिंग करे, साइकिलिंग करे या वॉकिंग करे, ना कि प्राइवेट व्हीकल का उपयोग करे, ताकि रिड्यूस किया जा सके कार्बन एमिशन को और प्रमोट किया जा सके ग्रीनर कम्युनिटी को। इसके द्वारा जो और भी रिलेटेड इनिशिएटिव है इसके जैसा उसके बारे में भी हम जान ले। जैसे कि आपका ग्लासगो क्लाइमेट मीट हो गया COP26 का, पंच अमृत स्ट्रेटेजी हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ये सारे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। तो भारत और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कॉपरेशन को लेकर एनर्जी सेक्टर के लिए। ये जो एग्रीमेंट है ये आउटलाइन कर रहा है बहुत सारे कोलैबोरेशन को, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एनर्जी सिक्योरिटी आते हैं।
दोनों ही कंट्री का मकसद है कि इनकरेज किया जाए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, स्टोरेज एंड ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे। ये जो मऊ है इसका फोकस है कि एड्रेस किया जाए क्लाइमेट चेंज को सर्कुलर इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जैसे कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के माध्यम से, और ये प्रमोट कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी को एनर्जी सेक्टर के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.